साथियों जय हिंद। साथियों आज हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक घर्षण जो पिछला लेक्चर हुआ था उसके आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। साथियों ने बताया था पिछले लेक्चर में कि घर्षण क्या होता है और इसका कारण क्या होता है उत्पन्न होने का, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो एक बार अगर रिवाइज करते हुए चले हम दोस्तों, घर्षण तो वास्तव में फ्रिक्शन हमारा क्या है। तो फ्रिक्शन दोस्तों हमारा फ्रिक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, हमने बताया था आपको कि कोई भी दो सतहें हों आपकी, टू लेयर्स हो और ये टच में हो, परस्पर संपर्क में हो, और क्या होना चाहिए, उनमें आपेक्षिक गति होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इन टच हो, लेयर्स हो, रिलेटिव मोशन हो। ये तीन चीजें होना आवश्यक था दोस्तों। हमने कहा था जब भी कोई दो सतहें परस्पर संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, उनके मध्य आपेक्षिक गति होने पर एक बल उत्पन्न होता है जो इन सतहों के गति का विरोध करता है। विरोध करने का गुण ही घर्षण कहलाता है और जो ये बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों बताया था हमने आपको, और इसका कार्य क्या था, ये जो सतहों के मध्य जो अणु हैं उनके आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों क्या घर्षण के प्रकार पे आज डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर दोस्तों आप पहला वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि घर्षण क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो ये दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो टाइप हैं इसके। एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं आप। और दूसरा होता है गतिक घर्षण, जिसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा भी इन दोनों के मध्य एक होता है घर्षण जिसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो साथियों हम समझेंगे कैसे स्थैतिक घर्षण कब होता है दोस्तों। सॉरी, स्थैतिक घर्षण दोस्तों तब होता है जब दो सतहें हमारी क्या होती, विरामावस्था में होती हैं। विरामावस्था में जिस घर्षण के कारण वस्तुएं बनी रहती हैं उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई गुटका है, मान लीजिए कोई आपकी मेज है, इस पे गुटका रखा है लकड़ी का, तो गुटके के संतुलन में अवस्था में दो बल कार्य कर रहे हैं। एक इसका भार जो mg है और दूसरा इसका प्रतिक्रिया बल R, फोर्स ऑफ रिएक्शन R। इसके कारण ये संतुलन में रहेगा। अगर दोस्तों हम इसको हटाने की कोशिश करें, अगर इस पे एक हम बल लगाएं, इधर इस डायरेक्शन में अगर हम कोई बाह्य बल लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई बल अगर इस पे लगाते हैं जिसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं आप, तो क्या होगा, तब इस पे ये टुकड़ा नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, इस पे एक इधर से बल लगता है, इस पे इसी सरफेस द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा। इसे हम फोर्स स्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं इसे, जिसके कारण ये इसको जाने नहीं देगा। इसके विपरीत में एक बल कार्य करेगा जो ये गुटके की गति का विरोध करेगा, इसको हटने नहीं देगा, इसको स्थिर बनाए रखेगा।
यही दोस्तों हमारा क्या स्थैतिक घर्षण है। ये वाय बल के बराबर होता है। इसमें तो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो R = mg, प्रतिक्रिया बल इसके भार के बराबर होगा, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जो वाय बल है एक्सटर्नल फोर्स, इसके बराबर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये स्थैतिक घर्षण होता है दोस्तों। अब इसी तरीके से अगर इसको अब हम क्या करें, इस फोर्स को अगर और बढ़ाते जाएं हम, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो टुकड़ा है गुटका रखा वो गति करने वाला ही हो जाएगा, शुरू होने वाली होगी, मतलब थोड़ा सा और बल अगर हम लगा दें तो वो गति हो जाएगी। तो जो उस समय जो इसका मान होता है कि टुकड़ा जब गति करने के लिए रेडी हो जाता है, अपनी विरामावस्था छोड़ने को तैयार हो जाता है, उस स्थिति में इसका मान अधिकतम होता है, Fs का, स्थैतिक घर्षण का। उस अधिकतम मान को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। कि मतलब अगर इसके आगे थोड़ा सा भी अगर बल लग गया तो टुकड़ा में गति हो जाएगी। जब गति हो जाएगी तो उस समय घर्षण जो कार्य करेगा उसे गति घर्षण कहेंगे दोस्तों। तो स्थैतिक घर्षण हमारा क्या हो गया। अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें, मीनिंग आप समझ गए इसका, स्थैतिक घर्षण, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परस्पर संपर्क में आई हुई सतहें जिस बल के कारण विरामावस्था में बनी रहती हैं, जिस बल के कारण विरामावस्था में बनी रहें, विरामावस्था मतलब रेस्ट में बनी रहें, बनी रहती हैं, तो वह घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और उस अवस्था में जो बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे हम Fs से निरूपित करते हैं, Fs से व्यक्त करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, S फॉर स्टैटिक, F फॉर फ्रिक्शन से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब सीमांत घर्षण, पहले गतिज घर्षण समझ लीजिए। गति घर्षण, जब दो सतहें जो परस्पर संपर्क में आती हैं, उनकी गति की अवस्था में जो बल कार्य करता है, जो विरोधी बल कार्य करता है, जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में हो और वो गतिमान होती हैं, तो उनकी गति की अवस्था में जो उनकी गति का विरोध करता है बल, उससे हम क्या कहते हैं, गति घर्षण कहते हैं। गति विरोध करेगा, लेकिन फिर भी जो फोर्स ज्यादा है, ज्यादा बल के कारण अगर उसमें गति हो रही है, लेकिन विरोध तो एक बल कार्य कर ही रहा है, विरोधी बल, तो गति की अवस्था में जो विरोधी बल कार्य करता है उसे हम गति घर्षण कहते हैं, गति घर्षण बल कहते हैं, और उस गुण को हम गति घर्षण कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, जैसे ये आपका है, इसे में मान लीजिए कि गतिमान टुकड़ा कोई है, कोई भी गतिमान है, अब यहाँ पे आपका ये रखा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अगर लगाया जाए तो ये गति होती है, इसमें ये गतिमान है, गतिमान होगा। अधिक अगर ये अधिक बल लगाया जाए तो ये गतिमान हो जाएगा, तो गतिमान हो जाएगा तो इसके अपोजिट में एक बल कार्य करता रहेगा, Fk कहलाता है, काइनेटिक। तो परस्पर संपर्क में आई वस्तुओं की गति की अवस्था में जो
विरोधी बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं, और उस गुण को हम, विरोध करने के गुण को ही हम गतिक घर्षण कहते हैं। एफ के, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परस्पर संपर्क में, परस्पर संपर्क में गतिमान, संपर्क में आई गतिमान वस्तुओं, गतिमान सतहों के मध्य जो घर्षण उत्पन्न होता है, जो घर्षण कार्य करता है, जो घर्षण कार्य करता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। और किसे निरूपित करते हैं? ऐसे एफ के से व्यक्त करते हैं, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी कंडीशन है क्या है? दोनों लेयर्स जो होंगी वो गतिमान अवस्था में होंगी, गति होगी उनके बीच में। अगर गति है, दो परस्पर आई सतहों के मध्य गति की अवस्था में, अगर गतिमान अवस्था में जो भी फ्रिक्शन वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण होगा। और जो विरामावस्था में वर्क करेगा वो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। अब इनके एक बीच की अवस्था है, वो क्या है? सीमांत घर्षण। बीच की अवस्था इनके क्या है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण समझते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? ये तो आप डायरेक्टली भी कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? एफ ई एफ एस का अधिकतम वैल्यू होती, आप कह सकते हैं एफ एस का अधिकतम मान है। एफ एस का मतलब स्थैतिक घर्षण का, स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू जो होती है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जो होता है क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है आपकी, और इस पे तो दो बल कार्य करते हैं। एक तो ये आपका mg वर्क करेगा जो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इक्वल हैं तो संतुलन अवस्था में पिंड बना रहेगा। इधर से अगर आप एक फोर्स लगाते हैं F, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस पे एक Fs वर्क करता है, तब तक गति करेगा। लेकिन अगर ये वस्तु बिल्कुल चलने को तैयार हो जाती है तो इसका मान अधिकतम रहता है। मतलब वस्तु गति की अवस्था में बिल्कुल गति करने के लिए तैयार हो जाए। अब ऐसा कोई वायु बल लगाएं कि वस्तु गति करने के लिए तैयार हो जाए, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाता है। उसे हम ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मतलब सीमा टूट गई, अब वो स्थैतिक की सीमा टूटी, सीमा का अंत हो गया और हमारा गति वस्तु में प्रारंभ हो गए तो गति घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या हो जाएगा? क्या कह सकते हैं? जब परस्पर संपर्क में विरामावस्था में आई सतहों की विरामावस्था सतहें विरामावस्था छोड़कर गति करने को तैयार हो जाती हैं। उस स्थिति में
एफएस स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक मतलब स्टैटिक, स्टैटिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इस प्रकार का घर्षण सीमांत घर्षण कहलाता है। इस अवस्था में घर्षण, इस अवस्था में घर्षण सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमा का अंत हो जाता है आपके कौन से स्थैतिक घर्षण का, सीमांत घर्षण कहलाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा सीमांत घर्षण क्या होता है। मतलब कि अगर वस्तुएं विरामावस्था में बनी हैं, किसके कारण बनी है आप जानते हैं, स्थैतिक घर्षण के कारण। अगर हम वाय बल लगाते हैं तो ये विरोध करता है स्थैतिक घर्षण, लेकिन एक लिमिट होगी। जब हम वाय बल और ज्यादा लगाते जाएंगे, और ज्यादा लगाते जाएंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगी, गति करने के लिए रेडी हो जाएगी। गति करेगी नहीं, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो उस अवस्था में एफएस क्या अधिकतम होगा। उसके बाद मतलब ये और नहीं लग पाएगा। उसके बाद वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी विरामावस्था छोड़ के। तो जिस घर्षण के कारण दो परस्पर में रखी वस्तुएं अपनी विरामावस्था छोड़कर गति करने को तैयार हो जाती हैं, उस घर्षण को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे भी एफएस से निरूपित करते हैं। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। इस अवस्था में क्या होता था, इस अवस्था में एफएस क्या होता था, किसके बराबर होता था। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। अब हम दोस्तों ये देखेंगे घर्षण कोण क्या होता है। अब ये भी आप समझ लीजिए, एफएस किसके इक्विवेलेंट होता है। आपको बताया कि अगर स्थैतिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये किसके होगा, आर के भी होगा। ये आर आपका जितना ज्यादा हो जाएगा आर, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही आपका फ्रिक्शन रहेगा। मतलब इसका आर कब ज्यादा होगा, जब इसका भार ज्यादा होगा। जब इसका भार ज्यादा होगा आपका तो होगा, तो आपका एफएस भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको इक्वल करेंगे तो ये म्यू एस आर हो जाता है। म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू एस इज इक्वल टू इसी से एफएस अपॉन आर भी आता है। दोस्तों इसी तरीके से आपका ये तो आपका स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण में होता है, घर्षण में। इसी तरीके से आपका गतिक घर्षण में भी हो जाता है। गतिक घर्षण में क्या हो जाता है, ये भी आपका एफ के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू के आर हो जाता है। तो म्यू के इज इक्वल टू भी आपका एफ के अपॉन आर हो जाता है। ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने में बहुत यूज होते हैं। सीमांत घर्षण बल, अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सीमांत घर्षण बल किस पे निर्भर करता है, डिपेंडेंसी किस पे होती है। सीमांत घर्षण बल किस पे निर्भर करता है, लिमिटिंग फोर्स की डिपेंडेंसी किस पे होती है। सीमांत घर्षण बल की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे होती है दोस्तों। एक तो एक कब सीमांत घर्षण कितना ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा
कितना अपोज कर पाएगा। या अगर सतहें कैसी होती, खुरदरी होती हैं, अगर खुरदरी है तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा रहती रहेगी। तो ये लिमिटिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, खुरदरेपन पे। जितना ज्यादा खुरदरापन होगा उतना ही ज्यादा लिमिटिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा चिकनी सतह होगी उतना ही फ्रिक्शन आपका कम लगेगा। इस पे इसके अनुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किसके होती है, और दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं होती कि आप समझ लीजिए कि एरिया ज्यादा है, कि आप मान लीजिए क्या होगा, जैसे आपका मोबिल ऑयल फैला दिया जाए, आप समझ लीजिए कि हम लेट करके उस पर रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब भी नहीं रुकेंगे आप, तब भी फिसलेंगे आप, क्योंकि वो चिकनापन है। चिकनापन तो खुरदरेपन डिपेंड करता है, एरिया क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। कि ज्यादा टच में है तो ये नहीं कि उसमें इसका अफेक्टेड होगा, ये फ्रिक्शन अफेक्टेड नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन अफेक्टेड नहीं होता। तो ये क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, खुरदरेपन के अनुपाती होता है। किस पे निर्भर करता है, और किसके, और ये वाय बल के विपरीत कार्य करता है। निर्भरता है, समझ लीजिए, चाहे प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, ये आपके जानने आवश्यक है। खुरदरेपन की जितना होगा, कोई भी सरफेस जितनी खुरदरी होंगी, जितनी रफ होंगी, वो रफ होंगे, खुरदरी मतलब रफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना रफ होंगी उतना लिमिटिंग स्टैटिक मतलब फ्रिक्शन आपका ज्यादा उसमें वैल्यू होगी उसकी। और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, मतलब ये अगर एरिया है तो एरिया पे आपको अभी एग्जांपल दिया, तो एरिया से इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ज्यादा एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। और वाय बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। हमेशा आपको पता ही कि अगर इधर फोर्स डायरेक्शन है इसकी एक्सटर्नल की, तो ये इधर को लगेगा, हमेशा इसको रोकेगा, अपोज करेगा, इसलिए विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। तो ये आपका फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के प्रकार हो गए दोस्तों। अब इसमें घर्षण कोण पूछा जाता है कि घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण देखेंगे दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम से में भी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होता है, कब उत्पन्न होता है, कब कार्य करता है, जब सीमांत घर्षण की अवस्था में वस्तु होती है, मतलब मैक्सिमम बल वैल्यू हो जाती है स्थैतिक घर्षण की। आपके स्थैतिक घर्षण की वस्तु क्या होती है, अपनी विरामावस्था छोड़ को जब गति करने तैयार होती है, उस अवस्था में घर्षण कोण बनता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए है, ये पहले आपका ये कोई भी टुकड़ा, मतलब मेज पे अगर आप एग्जाम्पल ले रखा है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे, इसलिए गुटके का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये अगर भार है आपका mg, तो इसकी प्रतिक्रिया बल आपको दोस्तों पता ही संतुलन की अवस्था में बराबर रहेंगे, ऊपर की ओर लगेगी, जिसके कारण ये संतुलित रहेगा। और इधर से अगर F लग रहा है आपका एक्सटर्नल फोर्स, तो Fs लगेगा इधर को। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा जब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी जो है फोर्स की, ये इस पे लगा है फोर्स, इस अवस्था में आपका ये आपका अगर इसकी वैल्यू अधिकतम हो जाए, मैक्स हो जाए, गति छोड़ने को तैयार हो जाएगा, तो इस पर एक प्रतिक्रिया बल और लगना लगेगा ये इधर को, क्योंकि वो फोर्स ये ज्यादा होता रहेगा, तब ये कम होता है, गति करने को तैयार हो जाएगा। तो इस पे एक और रिजल्टेंट इसका बनता है, इन दोनों का, जो यहाँ से एंगल बनाता थीटा, तो ये एक और ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है ये।
यही घर्षण कोण होता है दोस्तों। हर एक का रिजल्टेंट होता है, आपको पता है कि आर इधर लग रहा है और ये मान लीजिए एफ लग रहा है, एफ एस लग रहा है, तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा। कंपोनेंट ए हो गया, ये वाई एक्स डायरेक्शन में हो गया, एक्स डायरेक्शन में होगा, तो दो कंपोनेंट आपके बन जाते हैं, दो अवयव हिंदी में जो कहते हैं, एक एक्स अक्ष पे एक वाई अक्ष पे। तो अवयव जो बीच में इसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, रिजल्टेंट जो इनका परिणाम होता है। तो दोस्तों क्या होता है, घर्षण कोण कैसे बनता है, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, बहुत ईजी है ये, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा। सीमांत घर्षण बल की अवस्था में होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में ही होता है। सीमांत घर्षण की अवस्था में मैक्सिमम हो जाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगता रहेगा, अवस्था में क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, अभिलंब प्रतिक्रिया बल फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का परिणामी रिजल्टेंट, ये जो है ये S मान लीजिए S है, का परिणामी रिजल्टेंट R से जो कोण बनाता है, R, ये R है ना, R से जो कोण बनाता है घर्षण कोण कहलाता है, एंगल ऑफ एक्शन कहलाता है। दोस्तों ये ऐसे बन जाता है, मान लीजिए ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा आपका, ये इधर का कंपोनेंट हो जाएगा फेस जो है आपका मैक्सिमम। तो इसका अगर एंगल निकालिए दोस्तों तो ये राइट एंगल बन जाता है, तो इसमें थीटा निकालना हमें, तो आर इधर गिवन है आपकी वैल्यू, ये यहाँ तक की वैल्यू आपकी आर गिवन है, यहाँ तक की वैल्यू आपकी फेस गिवन है यहाँ तक। तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है। तो एफ एस अपान आर इज इक्वल टू tan थीटा, ये घर्षण कोण होता है आपका। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स हो जाएगा आपका, इधर आएगा अगर एफ एस अपान आर, ये आपका tan थीटा की वैल्यू भी इसी से निकल आती है आपकी। आप म्यू एस आर समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर हो जाता, ये भी एक एंगल का है, यही है tan थीटा भी ये हो जाता है आपका। तो ये घर्षण कोण हो जाता है दोस्तों। तो ये घर्षण कोण की परिभाषा रही दोस्तों। अब हम आनत तल पे, जो झुके हुए तल होते हैं उनमें कैसे घर्षण कार्य करता है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो हमारे ऑनलाइन जो आपका चैनल है कैलिबर अड्डा, उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।